20 जुलाई सन 1969 एक अजीब व गरीब वाकया पेश आता है। एक ऐसा वाकया जो इंसानों की हजारों साल की तारीख में कभी पेश नहीं आया। 20 जुलाई 1969 को दुनिया के कई मुल्कों के अंदर रात का समा होता है और उस वक्त टेलीविजन चैनल्स अपनी नशरियात बंद कर चुके होते हैं। आधी रात को प्रोड्यूसर्स को कॉल्स आती है कि वापस टेलीविजन चैनल पहुंचे और एक ट्रांसमिशन को अपने चैनल्स पर एयर करें। यह ट्रांसमिशन एक लाइव इवेंट है। ये लाइव इवेंट दुनिया के करोड़ों लोग देखते हैं, जिसके बाद उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। ये वो ट्रांसमिशन है कि जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा और उसके बाद इंसानों की तारीख बदल कर रह गई। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के अल्फाज पूरी दुनिया के टेलीविजन चैनल्स पर गूंजते हैं। One small step for man, one giant leap for mankind. इस वाक़े के अगले दिन 21 जुलाई सन 1969 अखबारों की हेडलाइंस होती हैं कि इंसान फाइनली चांद पर पहुंच गया। दुनिया के वो तमाम मज़ाहिब जो हमेशा से ये मानते थे कि इंसान कभी इस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकता, उन मज़ाहिब के लीडर्स सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि अब हमें इसकी क्या तौजीह देनी पड़ेगी कि इंसान चांद पर कैसे पहुंचा। इसको एक साइंटिफिक प्रूफ मान लिया जाता है। दुनिया भर के स्कूल्स में मून लैंडिंग को एक फैक्ट के तौर पर पढ़ाया जाना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सवाल उठाते हैं। और वो सवाल ये उठाते हैं कि अगर चांद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं था तो झंडा कैसे हिलता रहा? अगर चांद पर रोशनी सूरज से आ रही थी तो चांद पर साए बार बार क्यों बदलते रहे? अगर चांद पर जाना इतना ही आसान था तो फिर चांद के ऊपर पिछले 50 साल से इंसान क्यों नहीं गया? आज एक शहर से दूसरे शहर अगर कॉल करने में डिस्टॉर्शन आती है तो चांद से लाइव कॉल कैसे हुई? और वो लाइव कॉल पूरी दुनिया में 1969 की टेक्नोलॉजी से कैसे ट्रांसमिट की गई? अगर ये सब कुछ सच था तो इसके बारे में जो सवाल उठते हैं उनके जवाब क्यों नहीं दिए गए? क्या ये सब सच था या हॉलीवुड के स्टूडियो की प्रोडक्शन? सूरह रहमान में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिन्नों और इंसानों के गिरोह, अगर तुम आसमानों और जमीन की हुदूद से बाहर निकल सकते हो तो निकल जाओ। तो फिर आज हम फेथ को माने या अपनी फीड को? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। अभी जो आपको मैं वीडियो दिखाने वाला हूं, कमाल वीडियो है। आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। ये जो वीडियो आप देखने लगे हैं, ये वीडियो है स्टैनली क्यूब्रिक की। जो लोग नहीं जानते, स्टैनली क्यूब्रिक एक ऐसे जूडाइज्म से ताल्लुक रखने वाले हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं कि 1950 से लेकर 1990s तक और प्रॉब्ली 80s तक हॉलीवुड के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डायरेक्टर कहलाते थे। कमाल फिल्म्स बनाई इन्होंने। इनकी मूवीज में शामिल है पाथ्स ऑफ ग्लोरी, स्पार्टकस, 2001, A Space Odyssey, A Clockwork Orange, Full Metal Jacket, Eyes Wide Shut। बड़ा काम किया। मरने से कुछ अर्सा पहले इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के अंदर दो बड़े इंकशाफ किए। पहला इंकशाफ ये किया कि जिंदगी में सबसे ज्यादा अफसोस दो बातों पे है। पहले ये कि मैंने अपनी रूह को, अपने सोल को डेविल के हाथों, सेटन के हाथों बेच दिया। और दूसरा ये कि जिस चीज को आज आप मून लैंडिंग समझते हैं, ये मेरे स्टूडियो की क्रिएशन है एंड आई एम रियली अशेम्ड ऑन दिस होक्स। लेट्स वॉच द वीडियो। I perpetrated a huge fraud, which I am now about to detail. Okay. Involving the United States government and NASA. All right. And I'm sure you've heard the rumors. The moon landing hoax? That's right. That the moon landing was fake. The moon landings all were fake. And I was the person who filmed it. अब क्या अपनी सारी लॉजिक को या मून लैंडिंग को होक्स कहना सिर्फ एक वीडियो पे बेस करेंगे? हरगिज़ नहीं। Let's talk about some scientific explanations and let's talk about the religious text.
सबसे पहले जो साइंटिफिक कम्युनिटी का सबसे बड़ा एतराज है इस मून लैंडिंग के ऊपर कि चांद के ऊपर तो कोई एटमॉस्फेयर था नहीं, तो जब आपने झंडा लगाया तो वो झंडा हवा में हिलता क्यों रहा? क्या वजह थी कि इतनी देर हवा में हिल रहा है? एंड द ओनली प्लॉजिबल आंसर इज कि जिस कमरे में आपने ये रिकॉर्डिंग की है वहां पर हवा मौजूद थी। इसकी कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर या एक्सप्लेनेशन आज तक नासा नहीं दे पाया है। दूसरा बड़ा एतराज मून लैंडिंग के ऊपर यह आता है कि चांद के ऊपर तो सूरज की रोशनी डायरेक्ट और इवन पड़नी चाहिए, तो फिर साए भी इवन होने चाहिए, लेकिन साए बार बार बदलते क्यों हैं? इसके ऊपर एक ब्रिटिश फोटोग्राफर डेविड पर्सी का कहना यह है कि अगर केयरफुली इस सारी फुटेज को देखा जाए तो बीइंग अ फोटोग्राफर आई कैन इजीली से कि कोई नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट यूज नहीं हुआ, लेकिन एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट है, यानी एक सोर्स भी नहीं है, कई सारे सोर्सेज यूज किए गए हैं। डज नासा हैज एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दैट? आज तक इस बात की भी कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दी गई। तीसरा सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लूनर मॉड्यूल चांद के ऊपर लैंड किया, यानी जिस क्राफ्ट के अंदर एस्ट्रोनॉट गए थे और वहीं से टेक ऑफ करके गए, तो चांद के अंदर कोई गड्ढा, कोई खड्डा, कोई निशान तो पड़ना चाहिए था। वो निशान तक आज तक आप दिखा नहीं सके कि चांद के ऊपर कोई निशान उठने का, टेक ऑफ करने का, लैंडिंग का कुछ तो मौजूद होगा। लेकिन बात दोस्तों यहां पर भी खत्म नहीं होती है। कहने वाले ये कहते हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी कहती है कि चांद का टेम्परेचर या -250 पे जाता है या +250 पे जाता है, यानी शदीद सर्दी होगी या शदीद गर्मी होगी। तो सवाल ये है कि 1969 में आपके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि जिससे आपकी बैटरीज फटी नहीं गर्मी की वजह से, या आपके कैमरे फ्रीज नहीं हुए? और हैरानगी की बात यह है कि आपके पास 1969 में तो वह टेक्नोलॉजी थी, लेकिन 2025 में वो टेक्नोलॉजी नहीं है। माइंड बॉगलिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी इजी टू आस्क। लेकिन यहां पर भी कहानी खत्म नहीं होती है। डॉक्टर बिल केसिंग ने 1976 में एक किताब लिखी। ये नासा के पुराने कॉन्ट्रैक्टर हैं और किताब का टाइटल पता है क्या है? किताब का टाइटल है वी नेवर वेंट टू द मून। और इन्होंने क्लेम ये किया है कि नासा ने जो डेटा दिया है उसमें टेलीमेट्री का डेटा मिसिंग है, फोटोग्राफिक इनकंसिस्टेंसीज हैं, नासा ने कोई इंडिपेंडेंट रिसर्च, कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं कराई है, और नासा से 60 सालों से अनएडिटेड फुटेजेस मांग रहे हैं, वो देने को तैयार नहीं है। अगर आपके अपने कॉन्ट्रैक्टर सवाल उठाते हैं तो बड़ा सिंपल है, आप इनको कोर्ट में ले जाएं। लेकिन नासा इनको कोर्ट में पता क्यों नहीं लेके जाती? वजह यह कि अगर कोर्ट में गए तो कोर्ट ने मजीद डॉक्यूमेंट्स इनके हैंड ओवर कर देने हैं जो नासा को इन रिसर्चर्स को देने पड़ जाने हैं, और जितना पोल खुला है शायद वो पोल मजीद खुल जाएगा। इसके अलावा वैन एलन ने एक थ्योरी दी थी कि जैसे ही आप जमीन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे आप रेडिएशन बेल्ट से गुजरेंगे, और उस रेडिएशन बेल्ट में इंसान क्या, आपके ये स्पुतनिक, आपके ये अपोलो, आपके ये जहाज, आपके ये लूनर मॉड्यूल्स नहीं चल पाएंगे, रेडिएशन इतनी ज्यादा होगी। और इसके ऊपर जब नासा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा नहीं, एक्चुअली वी वर केयरफुल इन दैट, क्योंकि हमारे एस्ट्रोनॉट ने फौरन जिप अप कर लिया था। अभी मैं आपको रिलीजियस टेक्स्ट सुनाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि इनको लगता है कि जिप अप करने से मसले हल हो जाते हैं। रेडिएशन बेल्ट से गुजर रहे हैं आप किसी रास्ते से नहीं गुजर रहे जिस पे गुंडे बैठे हुए हैं, ये रेडिएशन बेल्ट है। रेडिएशन बेल्ट से आप गुजर गए और आपने ये लॉजिक बेच दी, और दुनिया ने 60 सालों में ये लॉजिक मान ली। सुभान अल्लाह। इंडियन एकेडमिक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि दिस वाज ऑल होक्स, और ये मून लैंडिंग जियोपॉलिटिकल मूव थी कोल्ड वॉर के अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी तरफ चाइना के रिसर्चर्स कहते हैं कि जो लूनर रॉक्स नासा दिखाता है ये दुनिया ही की रॉक्स हैं, सिर्फ इन्हें केमिकली ट्रीट किया है या रेडिएशन से ट्रीट किया गया है। दीज आर फैब्रिकेटेड एंड नथिंग एल्स। और थोड़ा सा अगर आप किसी और मजहब को देखने की कोशिश करें, आपको वहां पर असर-ए-नौ एक नई कहानी मिलती है। डॉक्टर डैनिक फॉकनर, जो कि क्रिश्चियन भी हैं और एक एस्ट्रोनॉमर भी हैं, वो कहते हैं कि बिब्लिकल रिकॉर्ड्स के अंदर फर्मामेंट का जिक्र है, जेनेसिस के अंदर, कि इंसान इस फर्मामेंट को क्रॉस करके किसी और रेल में जा नहीं सकता। सो जो ये 1969 का इवेंट दिखाते हैं ये डिवाइन अथॉरिटी को चैलेंज करने के बराबर है, लेकिन ये कभी हुआ नहीं।
और इसी तरह अगर आप हिंदुइज्म को देखें तो हिंदुइज्म में श्रीमद् भगवंतन के बारे में श्रीला प्रभुपदा कि जिनका ताल्लुक इस्कॉन से है, उनका कहना यह है कि मटेरियल मीन्स के साथ आप चांद पर नहीं जा सकते, स्पिरिचुअल मीन्स हो तो बात अलग है। लेकिन इसके बाद भी फिर एक सवाल खड़ा होता है कि अगर चांद पर गए, इतना बड़ा इवेंट था, हर चीज आप रिकॉर्ड कर रहे थे, तो आपने सितारों को क्यों रिकॉर्ड नहीं किया? आपकी किसी फुटेज के अंदर स्टार गेजिंग क्यों नहीं है? चांद पर तो सितारे नजर आने चाहिए। और उसके बाद फिर एक और सवाल, अगर आप चांद पर कामयाबी से चले गए तो पिछले 50 साल से इंसान दोबारा क्यों नहीं गया? क्योंकि आपको पता है अगर दोबारा ये ड्रामा करने की कोशिश करेंगे तो दोबारा सवाल खड़े हो जाएंगे, लोगों को प्रूफ देना पड़ेगा। और आज दुनिया शायद CGI से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। लेकिन इन सब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस जो आज दुनिया मांग रही है, उसके अलावा जरा कभी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को देख लिया करें। आज जो डिसेप्शन आपको बेची जा रही है, उस डिसेप्शन में एक बार अगर मून लैंडिंग इन्होंने आपको बेच दी तो उसमें सिर्फ वो मून लैंडिंग नहीं बेच रहे आपको कुछ और करने की और कुछ और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो पिछले 60 साल से बड़े कामयाब हैं। ये कहानी क्या है, आइए समझते हैं। अगर आप इस्लामिक व्यू पॉइंट को बड़े गौर से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कुरान पाक और अहादीस की रोशनी में शायद विदाउट डिवाइन इंटरवेंशन इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। सूरह रहमान में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं कि ए जिनों और इंसानों के गिरोह, अगर तुम आसमानों और जमीन की हुदूद से बाहर निकल सकते हो तो निकल जाओ। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ा जाएगा, फिर तुम मुकाबला ना कर सकोगे। अब इसको ट्रेडिशनल स्कॉलर्स कहते हैं कि ये एक डिवाइन बैरियर है कि जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। इसी के बारे में एक फतवा मशहूर है और वो फतवा शेख अब्दुल अजीज बिन बाज की तरफ से है। और वो कहते हैं कि अगर कुफ्फार या फासिकून आपको इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल के बारे में, स्पेस ट्रैवल के बारे में कुछ भी बताने की कोशिश करते हैं तो बीइंग मुस्लिम आपका बिलीफ सिस्टम ये होना चाहिए कि विदाउट कॉन्फर्मेशन, विदाउट वेरीफाइंग एनीथिंग आप उसको एक्सेप्ट ना कर लें। हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि जब 1969 में हमें तस्वीर और वीडियोस दे दी गई, हम सब उस पर ईमान ले आए। किसी ने तहकीक नहीं की, किसी ने तब सवाल नहीं पूछे जो आज 60 साल बाद पूछने आसान है, क्योंकि तब सबको ये यकीन था कि अगर हमने ये सवाल पूछे तो लोग गले पड़ जाएंगे कि इतने बड़े वाक़े को आप चैलेंज कैसे कर सकते हैं। दुनिया जहान के टेलीविजन ने देखा। लेकिन आज जितनी डिसेप्शन कॉमन है, आज हर चीज पर सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। सूरह मुल्क में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, और बेशक हमने सबसे करीबी आसमानी कायनात को सितारों, सैयारों और दीगर खलाई कुर्रों और ज़र्रों की शक्ल में चरागों से मुज़य्यन फरमा दिया है, और हमने इनमें ही से बाज को शैतानों यानी सरकश कुव्वतों को मार भगाने यानी उनके मनफी असरात ख़त्म करने का ज़रिया भी बना दिया है, और हमने शैतानों के लिए दहकती आग का अजाब तैयार कर रखा है। सो इसका शायद मतलब ये हो कि अगर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो दहकते हुए अंगारे आपकी तरफ आएंगे, शोले आपकी तरफ आएंगे, और शायद आप ये सवाल कर उठें कि क्या हम पर जादू तो नहीं हो गया। अब ये लॉजिक क्या है, इसको समझते हैं अगली आयत में। सूरह अल हिज्र में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, और अगर हम आसमान का कोई दरवाज़ा इन पर खोल दें और वो इसमें चढ़ने भी लगें तो भी ये कहेंगे कि हमारी आंखें मखमूर हो गई हैं, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। बट प्रोबेबली दैट आल्सो रिक्वायर्स फर्दर प्रूफ। सूरह साद में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं, या उनके पास आसमानों और ज़मीन की और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है उसकी बादशाहत है। अगर है तो इन्हें चाहिए कि रस्सियां बांधकर आसमान पर चढ़ जाएं। कुफ्फार के लश्करों में से एक हकीर सा लश्कर है जो उसी जगह शिकस्त खुर्दा होने वाला है। यानी आपके पास कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, you're not allowed to cross the boundaries that you've been given, and I'm deliberately using the word boundaries.
कहानी क्या है, इस बाउंड्रीज को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने ये नोट करना है कि शेख मोहम्मद इब्न सालेह जो एक प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं, वो इस मून लैंडिंग के पूरे किस्से को असर नौ रिजेक्ट करते हैं। एंड ही आस्क्स फॉर अ ह्यूमन इंक्वायरी, कि सवाल पूछें। इब्ने कसीर की तफसीर देखें तो वो इसे एक ह्यूमन वीकनेस कहते हैं कि विदाउट अल्लाह's डिवाइन अथॉरिटी ये सफर मुकम्मल नहीं किया जा सकता। सूरह तूर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, क्या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर वो उस आसमान में कान लगाकर बातें सुन लेते हैं? सो जो इनमें से सुनने वाला है उसे चाहिए कि रोशन दलील लाए। अब जो मैं आपको रेफरेंस देने वाला हूं, टू मी इट्स प्रोबेबली द बेस्ट ऑफ ऑल। सूरह अराफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, तुम इसी जमीन में जिंदगी गुजारोगे और इसी में मरोगे और कयामत के रोज इसी में से निकाले जाओगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम मार्स के ऊपर कॉलोनीज आबाद करेंगे, चांद के ऊपर कॉलोनीज आबाद करेंगे। ये जितना रिलीजियस टेक्स्ट आपके सामने है, वो इस दुनिया में आपको पैदा किया गया है, इस दुनिया से ही आपको जाना है। तो सवाल ये है कि साइंटिफिक प्रूफ 10 से ज्यादा गिनवा चुका हूं, कोई जवाब नहीं है। रिलीजियस टेक्स्ट आपके सामने रख चुका हूं, कोई जवाब नहीं है। अदर देन इस्लाम, आपको हिंदुइज्म से, आपको क्रिश्चियनिटी से कोट कर चुका हूं, कोई जवाब नहीं है। तो फिर ये इतना बड़ा ड्रामा, इस कॉन्स्पिरेसी का, इतने बड़े होक्स का फायदा इन्होंने क्या उठाया? 1969 में होने वाले दुनिया के सामने इतने बड़े होक्स के 3 मेजर रीजंस हैं जो इन्होंने अचीव करने की कोशिश की। पहला बड़ा सिंपल है, जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि 1969 में कोल्ड वॉर चल रही थी। यूनाइटेड स्टेट्स को एक अचीवमेंट चाहिए थी और अपनी सुपरमेसी भी दुनिया को दिखानी थी कि टेक्नोलॉजी हमारे पास सोवियत यूनियन से ज्यादा है एंड वी कंट्रोल इट। एंड दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट उनको वियतनाम वॉर के अंदर भी बचाती है। सो वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई। बट एट द सेम टाइम स्पेस प्रोग्राम के जरिए पूरी दुनिया ने एक नई मार्केट क्रिएट की कि जहां टैक्स पेयर के पैसे को पार्क किया जाए, मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएं और टैक्स के नाम पर एक नया धंधा, एक नया सिलसिला शुरू किया जाए जहां पर बिग पॉकेट्स को, एलीट्स की पॉकेट्स को अपने एजेंडा के तौर पर भरा जाए। देखिए, जो तीसरी बात है वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब आपको ये दिखाया जाएगा कि गैलेक्सी इतनी बड़ी है, कायनात इतनी बड़ी है, दुनिया के अंदर आपकी औकात बड़ी छोटी सी है, बड़ी थोड़ी सी है, और आपको आज हजारों वीडियोस मिलती हैं इंटरनेट पे जो आपको बार बार एहसास दिलाती हैं कि अरे आप इस पूरी कायनात में यहां हैं, आप यहां नहीं हैं, यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। बट अगर आपको इतनी हैसियत दे दी जाए तो आपका सेंस ऑफ पर्पस खत्म हो जाता है। रिलीजन क्या, दुनिया जहान के मजाहिब के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं और आप सरबसजूद हो जाते हैं दुनिया के सिर्फ एक रिलीजन को, एंड दैट रिलीजन इज साइंटिज्म, जहां पर आप सवाल नहीं करते। मेरी लॉजिक बड़ी सिंपल सी है, ये मैं आपको कई वीडियोस में पहले भी कह चुका हूं। गिव मी अ टेलीस्कोप where I can see your flag on the moon. Can I see that? No, I cannot. Can I see and zoom in and see your astronaut over there? अगर नहीं तो जो कुछ आप बेच रहे हैं ये साइंस नहीं है। I am not against science. I am against scientism. साइंस कहती है कि चीजें रिपीटेबल होती हैं, जिनको देखा जा सकता है, ऑब्जर्वेशन की जा सकती है, लेकिन ये तो आप होने नहीं देते। आप जो बेचना चाहते हैं आप वो बेचते हैं। मेरी नज़र में कि जितनी मून लैंडिंग का ड्रामा दुनिया ने देखा है पिछले 60 सालों में, या स्पेस ऑडिसी के नाम पर जो कुछ दुनिया में होता रहा है, उसमें आपको स्पेस नहीं दिखाई गई, उसमें आपको दुनिया दिखाई गई है कि ये है आपकी दुनिया। अब ये ड्रामा एक और बहुत बड़ा ड्रामा है जिस पर से पर्दा चाक करने की ज़रूरत है, और वो कहानी अभी बाकी है।